hello everyone. So myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic natural selection. तो आज की वीडियो में हम लोग नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे और देन फाइनली हम इसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड इफ आर द ओल्डर वन डू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. तो सबसे पहले जब हम लोग नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ से जो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम हमारे दिमाग में आता है वो होता है चार्ल्स डार्विन. बिकॉज चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी दी थी वो थी ओरिजिन ऑफ लाइफ. ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जो एग्जैक्ट डिटेल थी वो हम लोगों की दी थी चार्ल्स डार्विन ने, राइट. तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन वर्ड था इसकी डिस्कवरी भी की थी चार्ल्स डार्विन ने. द प्रोसेस और फोर्स दैट अलाउ एन ऑर्गेनिज्म टू बेटर अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट फॉर द बेटर सर्वाइवल एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर ऑफस्प्रिंग, इट इज कॉल्ड एज द नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा फोर्स या फिर प्रोसेस है तो जिससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने इन्वायरमेंट में बेटर सर्वाइव करता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकता है. अब देखो नेचुरल सिलेक्शन की चीज़ ज़रूरी क्यों है. नेचुरल सिलेक्शन एक तरीके से बोलता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है. अब सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसने रखा था सामने, ये रखा था चार्ल्स डार्विन ने. इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, राइट. इनकी जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती थी. पहला नेचुरल सिलेक्शन यानी कि एक ऐसा प्रोसेस या फिर फोर्स जो कि एक ऑर्गेनिज्म को अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है और इस पर्टिकुलर कैपेबिलिटी से वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन प्रोड्यूस कर सकता है और अच्छे मैनर पे वो अपने इन्वायरमेंट पे सर्वाइव कर सकता है, ठीक है. और दूसरी चीज़ थी डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन. ये जो नेचुरल सिलेक्शन होता है यहाँ जनरली हम लोग फोकस करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे, हाई रिप्रोडक्शन पे, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, स्पीसीएशन एंड ओवर पॉपुलेशन. इसके बाद से हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं नेचुरल सिलेक्शन के. ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन है जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का एग्जाम्पल बोलते हैं, जिसको पढ़ते हैं विद द रिस्पेक्ट टू अ मोथ whose name is Biston batularia, right. Biston batularia एक मोथ है जो कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म को एक्सप्लेन करता है अंडर द टॉपिक नेचुरल सिलेक्शन. अब इससे पहले कि हम ये पढ़े तो मैं आपको जस्ट एक स्टोरी सुनाती हूँ कि जनरली एक पेड़ था. वो पेड़ क्या था, उसकी बार्क ग्रेश कलर की थी. बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज के सेटल होने से पहले ग्रे पेड़ इसलिए होता था क्योंकि वहाँ पे लाइकन्स ग्रो करते थे और लाइकन्स की कैपेबिलिटी आपको पता होगी, मैंने लाइकन्स आपको ऑलरेडी पढ़ाया है. तो लाइकन्स में ये चीज़ मैंने बताई थी कि वो इन्वायरमेंट जो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे कभी भी लाइकन्स ग्रो नहीं करते हैं बिकॉज वो पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्लियर था, क्लीन था, तो वहाँ पे जो बार्क थी ट्री की वहाँ पे क्या थे, लाइकन सर्वाइव करते थे. और दूसरी कंडीशन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ कि लाइकन्स की डेथ होने लगी तो उनकी बॉडी सड़ने लगी. बॉडी के सड़ने की वजह से उनका जो कलर था वो ग्रेश से कैसा हो गया, बिल्कुल ब्लैकिश हो गया. तो आपके सामने दो कंडीशन है कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बार्क ऑफ ट्री है वो ग्रे कलर की है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बार्क ऑफ ट्री है वो बिल्कुल ब्लैकिश कलर की है. अब हमने पढ़ना है यहाँ पे मोथ जिसका नाम है बिस्टन बेटुलेरिया. ये जो बिस्टन बेटुलेरिया है इसकी दो वैरायटी होती है, एक होती है कार्बोनिफरा और दूसरी होती है टिपिका. जो टिपिका होती है वो ग्रे कलर की होती है और जो कार्बन, कैसे याद कर सकते, कार्बन ब्लैक कलर का होता है. कार्बोनिफरा जो था वो मोथ का कलर कैसा था, ब्लैक कलर का था. तो देखो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ग्रे कलर के मोथ थे वो क्या करते थे, वो ट्री के कलर के साथ एकदम मिमिक करते थे. कैमोफ्लाजिंग वर्ड आपने सुना होगा, अपनी गिरगिट देखी होगी. गिरगिट क्या करती है, अपना रंग बदलती है, वो किसी भी चीज़ पर चली जाती है उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेती है. तो वैसे क्या था यहाँ पे जो ग्रे कलर के मोथ थे वो ग्रे कलर की जो बार्क ऑफ ट्री थी उसमें बिल्कुल कैमोफ्लाज हो गए, यानी कि वो मिमिक करते थे उसको. अब इसके बाद से क्या होता था कि जो बर्ड्स जब भी अपने प्रे को ढूंढने के लिए आती थी, उनको खाने के लिए आती थी, तो उनको ग्रे वाले मोथ तो नहीं दिखते थे, उनको दिखते थे ब्लैक वाले मोथ. तो वो ब्लैक वाले मोथ को ज़्यादा से ज़्यादा खाती थी और ग्रे वाले मोथ कहते वो कैमोफ्लाजिंग कैपेबिलिटी से बच जाते थे. तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रे मोथ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी. अब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ कि लाइकन्स की डेथ हो गई. लाइकन की डेथ की वजह से उनका जो थैलस था वो ब्लैकिश कलर का हो गया. तो अब इसके बाद से जो ब्लैक कलर के मोथ थे, मतलब कार्बोनिफरा वैरायटी थी, उन्होंने क्या किया, वो कैमोफ्लाज हो जाते थे प्लांट के जो भी ट्री है उसकी स्टेम के साथ, क्योंकि लाइकन्स जो डेड होते हैं वो जनरली ब्लैकिश कलर के होते हैं. तो ब्लैक वाले मोथ क्या करते थे, वो कैमोफ्लेजिंग की कैपेबिलिटी शो करके अपने को बचा लेते थे. और जब भी बर्ड्स आती थी तो उनको ग्रे मोथ पहले दिखते थे तो वो ग्रे मोथ को खा लेते थे, ठीक है. तो सिंपल सी बात ये चीज़ इतना बोलती है, जो हम लोग बिस्टन बेटुलेरिया के रिस्पेक्ट पे इंडस्ट्रियल मेलिज्म पढ़ते हैं अंडर द टॉपिक नेचुरल सिलेक्शन, वहाँ पे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रे मोथ की जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा थी और जो
आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, वहाँ पे ये था कि कार्बोनिफेरा वैरायटी जो होती है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो ये कुछ नहीं बल्कि नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर ने इनको सिलेक्ट किया है। पहले कैपेबिलिटी में नेचर ने ग्रे मोथ को बचाया, दूसरी जो कंडीशन थी उसमें नेचर ने ब्लैक मोथ का साथ दिया। तो नेचर ने ही सेलेक्ट किया है इन दोनों को, इसलिए हम इसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप इसका समझ सकते हो, गैलापेगोसा फिंचेस। देखो गैलापेगोस आइलैंड जो थी इसकी डिस्कवरी डार्विन ने ही की थी, तो चार्ल्स डार्विन को, इनको जनरली हम लोग डार्विन फिंचेस भी बोलते हैं। तो 14 अलग अलग टाइप की क्या थी हमारी, 14 डिफरेंट टाइप की फिंचेस वहाँ पे डिस्कवर की गई थी, जो कि अपनी बीक के अकॉर्डिंग डिफर करती थी। कुछ ऐसी इंसेक्ट्स थी, जो कुछ ऐसी फिंचेस थी, सभी के सभी फिंचेस के थे वो एक ही स्पीसीज की थी, ठीक है, एक ही स्पीसीज की थी, लेकिन सबकी सब वेरिएशन शो करते थे। वो वेरिएशन शो इसलिए करते थे क्योंकि उनका जो खाने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था। कुछ फिंचेस थी जो कि इंसेक्ट पे डिपेंड करती थी, कुछ थी जो कि फ्रूट्स खाती थी, कुछ ऐसी थी जो कि सीड्स को ज़्यादातर कंज्यूम करती थी, और कुछ ऐसी थी जो जिनकी जो बीक थी वो बिल्कुल वुड पैकर की तरह थी, क्योंकि वो जो पेड़ की स्टेम होती थी, जो स्टेम होता था उसमें अपना क्या बनाती थी, नेस्ट बनाती थी, बिल्कुल वुड पैकर की तरह, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट गैलापेगोसा फिंचेस की। जो गैलापेगोसा फिंचेस होते हैं वहाँ पे 14 अलग अलग टाइप की क्या थी, फिंचेस डिस्कवर की गई थी, जिनकी बीक्स क्या थी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे डिफर करती थी। तो अगर नेचुरल सिलेक्शन आता है तो वहाँ पे आप जिस डेफिनेशन और थोड़ा सा नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हो। आप ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कभी कभी एग्जाम में अलग से भी आ जाता है कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म को एक्सप्लेन करो, तो वहाँ आपने ये बिस्टन बेटुलेरिया मोथ का एग्जाम्पल देना पड़ता है, ठीक है। गैलापेगोसा फिंचेस को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, डिस्कवर्ड बाय डार्विन, इसको हम डार्विन फिंचेस भी बोलते हैं। नाउ वी हैव द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब देखो नेचुरल सिलेक्शन का टाइप पढ़ने से पहले ये है हमारा एक नॉर्मल ग्राफ, ये है फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ये है फ्रीक्वेंसी। जब हम फ्रीक्वेंसी और फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स का एक ग्राफ बनाते हैं तो हमारी मीन वैल्यू आती है। मतलब देखो यहाँ पे दो पॉपुलेशन है, इधर पॉपुलेशन ए है, इधर पॉपुलेशन बी है। मीन वैल्यू क्या है कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो दोनों को ही फेवर नहीं कर रही है, मतलब एकदम मीन पे चल रही है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मीन कंडीशन, ठीक है, एकदम सेंटर पे आ रही है ना, ये मीन वैल्यू पे लाई कर रही है। तो ये एक नॉर्मल ग्राफ है। इस नॉर्मल ग्राफ को आपको ध्यान में रखते हुए ये तीन टाइप के जो हमारे नेचुरल सिलेक्शन होता है इनकी स्टडी करनी है। तो पहला टाइप का जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन मतलब क्या होता है, डायरेक्शन मतलब या तो जाए फॉरवर्ड या जाए बैकवर्ड, इधर या तो चले जाए लेफ्ट की तरफ या फिर चले जाए राइट की तरफ। तो हर चीज़ की अपनी एक डायरेक्शन होती है। ये इस तरफ को चल रहा है, इसकी डायरेक्शन है फॉरवर्ड, ये पीछे को आता है तो इसकी डायरेक्शन है बैकवर्ड, ठीक है। इस तरीके से कंडीशन आप लोग थोड़ा समझो। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं वो दो पॉपुलेशन में से सिर्फ किसी एक पॉपुलेशन को क्या करती है, फेवर करती है। जैसे आपने पढ़ा होगा जिराफ की नेक, फूड के सर्च में क्या करना था उनको, अपनी नेक को उन्होंने धीरे धीरे स्ट्रेच करना शुरू किया, और जब उन्होंने नेक को स्ट्रेच करना शुरू किया तो उससे क्या थे, वो धीरे धीरे जो उनकी जनरेशन थी उसमें जो नेक थी वो लॉन्ग होती गई। तो यहाँ पे जो डायरेक्शनल सिलेक्शन था उसने ये था कि एक डायरेक्शन में क्या किया, इवोल्यूशन की प्रोसेस को शो करा, जो कि जिराफ नेक एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जिराफ नेक एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि इन्वायरमेंट ने एक ही चीज को फेवर किया, वो था जिराफ की नेक को बढ़ाना, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्शनल सिलेक्शन बोलते हैं। पॉपुलेशन चेंज टुवर्ड वन पर्टिकुलर डायरेक्शन एज देयर इज अ चेंज इन द एनवायरनमेंट, तो इसको हम बोलते हैं क्या चीज, डायरेक्शनल सिलेक्शन। जो पॉपुलेशन चेंज हो रहा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या चेंज हुआ कि जो ट्रीज थी वो छोटी ट्रीज ना होके बड़े बड़े ट्रीज आने लगे, बड़े बड़े ट्रीज में जो फूड था वो ऊपर को होता था। तो जिराफ फूड की सर्च में क्या करा, धीरे धीरे उन्होंने अपनी नेक को स्ट्रेच करना शुरू किया। तो नेक को स्ट्रेच करना शुरू किया तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते होते जो जिराफ की नेक थी वो एकदम लॉन्गेस्ट नेक बोली जाती है जिराफ की, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे कंडीशन ए थी, कंडीशन बी थी। अब यहाँ पे जो फेवर दे रहा है एनवायरमेंटल कंडीशन वो एक ही पर्टिकुलर, इस चीज़ को आप समझो कि वो सिर्फ बी को फेवर दे रहा है, ठीक है। अब या तो ये बी को ही फेवर देगा या फिर इसका दूसरा ग्राफ इस तरीके से बन सकता है कि ये मीन वैल्यू है, यहाँ पर इसने ए को फेवर दे रखा है, ठीक है। अब या तो ए को फेवर देगा या फिर ये बी कंडीशन को फेवर देगा, मतलब डायरेक्शनल में क्या होता है, सिर्फ एक ही को फेवर मिलेगा, ओके। नेक्स्ट वी हैव द डिसरप्टिव सिलेक्शन। अब देखो डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या होता है, ये ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इसको भी खाना मिला है, इसको भी खाना मिला है। तो डिसरप्टिव सिलेक्शन होता क्या है, अ नेचुरल सिलेक्शन दैट फेवर बोथ द ट्रेड्स। दोनों ही ट्रेड को अगर एक पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है या फिर नेचुरल सिलेक्शन है वो फेवर करता है तो उसको हम बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। जैसे कि हम लोग पेपर्ड मोथ के केस में देख सकते हैं। ये जो पेपर्ड मोथ होता है वही इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वाला एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, जो कि मैंने बताया कि बिस्टन बेटुलेरिया के रिस्पेक्ट पे होता है। तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म ही जो होता है वो
डिसरप्टिव सिलेक्शन को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रे मोथ को बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सपोर्ट मिला था और जो ब्लैक मोथ थे उनको आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन सपोर्ट मिला था। तो अ नेचुरल सिलेक्शन दैट फेवर बोथ द ट्रेड, तो उसको हम बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये डिसरप्टिव सिलेक्शन का जनरल ग्राफ होता है। थर्ड टाइप का जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। देखो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में आप देख सकते हो कि ना ही ए को फेवर मिला है ना ही बी को मिला है, बिल्कुल मीन वैल्यू पे लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एकदम मीन वैल्यू पे लाई करता है। तो स्टेबलाइजिंग क्या होता है कि इंडिविजुअल विथ इंटरमीडिएट फिनोटाइप आर चूजन एंड एक्सट्रीम फिनोटाइप आर एलिमिनेटेड। इसका सिंपल सा मतलब है कि देखो यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था। ए कंडीशन थी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बी के पास बहुत ज़्यादा रेसेसिव थे। लेकिन ये जो मीन वैल्यू दिख रही है यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, मतलब यहाँ पे एकदम इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक थे। तो जनरली क्या होता है कि स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन वो नेचुरल सिलेक्शन होता है जो कि ज़्यादातर फेवर उन फिनोटाइप को देता है जो कि इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है, और उन फिनोटाइप को ये एलिमिनेट कर देता है जो कि एक्सट्रीम होते हैं। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ, हमारे पास एक पिंक, एक रेड कलर है और एक वाइट कलर है। इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा पिंक कलर। तो यहाँ पे ज़्यादा फेवर मिल रहा है पिंक कलर को, ना इसको फेवर दिया जाएगा ना ही ये वाइट कलर को फेवर दिया जाएगा। तो रेड कलर डार्क कलर है, वाइट कलर जो है लाइट कलर है, इन दोनों के मिलने से बनता है पिंक कलर। तो स्टेबलाइजिंग जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन होता है वहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट दिया जाता है पिंक कलर को और इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। लेकिन इस टाइप का जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल होता है, मतलब उतना ईजिली देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये अनयूजुअल सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एज कम्पेयर टू द अदर टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो अगर आपका एग्जाम में नेचुरल सिलेक्शन आता है तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो उसकी जनरल डेफिनेशन, थोड़ा सा आप थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो, देन आप उसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक बिस्टन बेटुलेरिया और डाफ नेक होती है उससे भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। थर्ड एग्जाम्पल आप लोग एलापिकोसा फिंचेस या फिर जिसको डार्विन फिंचेस भी बोलते हैं, देन यू कैन एक्सप्लेन दिस थ्री टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जहाँ पे पहला आ जाता है directional selection, second is the disruptive selection, and the third and the most important is the stabilizing selection. ठीक है, so these are the only notes under the topic natural selection and their type. If the video is helpful then please like, share and subscribe. Thank you.